साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग आर ओ प्लस पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। आज ये हमारा 32वां टेस्ट रहेगा। 31 टेस्ट हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। ये प्रीलिम्स के लिए है और मेंस में भी ये ठीक ठाक काम करेगा अगर आर का मेंस दे रहे हैं तो। इसके अलावा हमारी पीसीएस के लिए जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज तो चल ही रही है, साथ ही साथ पीसीएस मंत्रा के भी टेस्ट शुरू हो गए हैं, वो भी जाके देख लीजिए। करंट अफेयर्स की भी क्लासेस मैंने दे दी हैं कुछ, और कुछ आनी बाकी हैं, वो भी जल्दी आ जाएंगी अगर आज ये वीडियो देख रहे हैं तो। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है। तो पहला है स्कूटर इंडिया। स्कूटर इंडिया जो है स्थित है, स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में स्थित है ये संस्थान। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है। सीमेंट कारखाना बरेली में नहीं है, बल्कि सीमेंट कारखाना रायबरेली में है। ठीक है, बरेली और रायबरेली दोनों अलग अलग जगह हैं, ये जानते होंगे अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो। ठीक है, तो सीमेंट कारखाना बरेली मत लगा के आ जाइएगा, रायबरेली सही उत्तर है। और उर्वरक कारखाना आंवला में है, ये जानते हैं जगह है एक जो है। तो ऑप्शन हमारा सी सुमेलित नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज के प्रश्नों में हम यूपी स्पेशल रहेगा, साथ में रीजनिंग रहेगी, और इसके अलावा करंट अफेयर्स के भी जो है प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। फिर से नहीं है पूछा है। पहला है लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, ये मेरठ में नहीं है बल्कि लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ है? लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान के नाम से वर्ष 1975 में की गई थी। ठीक है, बाकी पिकअप जो है लखनऊ में है, सही है। राज्य चर्म, पहला सही नहीं है। ठीक है, पूछा है सही नहीं है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है, ये सही है। यूपीएफसी यानी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ये उत्तर प्रदेश बोलते हैं फाइनेंस कॉरपोरेशन, कानपुर में है। ठीक है, यूपीएफसी का फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत दी गई है, एक तरफ स्थान दिए गए हैं। कौन सी इमारत कहाँ पे है ये पूछा गया है। 84 गुंबद की बात करें तो वो जालौन में स्थित है। जामा मस्जिद की बात करें तो मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप जानते ही हैं कुशीनगर में। और कामतगिरी पर्वत जो है वो चित्रकूट में है। कामतगिरी अगर आप नहीं गए हैं तो जाके घूम के आइए, लगभग 5 किलोमीटर घूमना पड़ता है वहाँ पे, बहुत बड़ा पहाड़ है। ठीक है, चित्रकूट में काफ़ी मान्यता है वहाँ पे कि भगवान राम ने अपना कुछ समय वहाँ बिताया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही है। ठीक है, अगर आप कामतगिरी गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा वहाँ जाके। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि कौन से हैं। तो गुरु पूर्णिमा समर्पित है ऋषि व्यास को। ठीक है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह पर्व हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने यानी जून से अगस्त के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हिंदू इस पर्व को महान संत व्यास की स्मृति में मनाते हैं, जबकि बौद्ध इस दिन को भगवान बुद्ध के सम्मान में मनाते हैं, जिन्होंने इस दिन सारनाथ यानी वाराणसी में अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो गुरु पूर्णिमा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जाने वाली निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है। तो केंद्रीय सरकार की योजना इसमें से नहीं है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे केंद्र सरकार की योजना नहीं है, जबकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और तथा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। गंगा एक्सप्रेसवे नोएडा से बलिया तक 1047 किलोमीटर का आरंभ उत्तर प्रदेश सरकार की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती द्वारा 2007 में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब कुछ रीजनिंग के सवाल दिए गए हैं, रीजनिंग के सवालों को ध्यान से देखिएगा। हालांकि इसमें पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं हर प्रश्न को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं का योग 10 है, अगर योग 10 है तथा उनके वर्गों का योग 52 है, तो दोनों संख्याएं कौन सी होगी। तो योग निकालने के लिए जैसे दो संख्याएं हैं 4 + 6 कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। 7 3 10 हो जाएंगी, 2 8 2 10 हो जाएंगे, 9 1 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला ही विधि है विकल्प बी लेने पर 4 + 6 10,
तो 42 प्लस 62 कितना हो जाएगा, जो है 52 हो जाएगा। कैसे? दूसरी विधि क्या है, ठीक है, दूसरी विधि क्या है, अगर ऑप्शन बी को हम सही मान ले तो दूसरी विधि क्या है, मान लीजिए कि जो है माना संख्या x और y है, तो प्रश्नानुसार जो है योग निकालना है, तो x प्लस वाई बराबर 10, ये हमारी पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 52, यही वही वर्ग का योग पूछा है ना, तो उसको हम स्क्वायर में लिखेंगे, ये हमारी दूसरी शर्त हो गई। ठीक है, अब पूछा यह है कि जो है दोनों संख्याओं में कौन सी संख्याएं होंगी, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस या 2xy। ठीक है, ये फार्मूला तो आप जानते ही हैं। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर बराबर 52 प्लस 2xy। ठीक है, 2xy, ध्यान से देखते चलिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो xy बराबर क्या हो जाएगा, xy बराबर हो जाएगा हमारा 24। ठीक, अब x माइनस वाई स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे नहीं आ रहा है तो मैं आगे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4xy। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 102 माइनस 4x 4 गुणे 24 हो जाएगा। तो कितना निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा 4। ठीक है, तो x बराबर 6 हो जाएगा और y बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे 4 और 6, ऑप्शन बी ही सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 10 और 50 के मध्य का भाज्य संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों को आपस में बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उस संख्या का वर्ग है। तो उस संख्या का वर्ग क्या होगा, तो इसको सॉल्व इस तरह कुछ करेंगे, 10 और 50 के मध्य संख्या जिनके अंकों को बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 11 हो जाएंगी, 22 हो जाएंगी, 33 हो जाएंगी और 44 हो जाएंगी। ये संख्याएं ऐसी हैं जिनको आपस में बदलने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, चाहे एक आगे लिखो, चाहे पीछे लिखो, चाहे दो आगे लिखो, चाहे दो पीछे। अब इन संख्याओं में से संख्या 11 अभाज्य है। ठीक है, 22 तो निकाल सकते हैं, 11 33 भी निकाल सकते हैं, 11 44 निकाल सकते हैं, लेकिन 11 को अभाज्य मान लिया गया। तो अगर 11 का वर्ग किया जाए, 11 का वर्ग किया जाए तो क्या हो जाएगा, 11 का वर्ग बराबर 11, तो 121, 11 11 हम 121। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, 121। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1/4 से अधिक है। 1/4 से अधिक होगा इसमें से √1/4। ठीक है, यही अधिक होता है। ठीक है, ये सवाल आप किए होंगे, ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं है, √1/4 होगा। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वह संख्या है जिसमें 13 से भाग देने पर शेष 4 बचता है और 17 से भाग देने पर शेष 11 बचता है। तो ऐसी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो अगर हम विकल्प बी ले लें, इसमें से विकल्प बी ले लें, तो इसमें हो जाएगा 589/13 इक्वल टू 45 + 4। ठीक है, तो यहाँ शेषफल, जहाँ शेषफल 4 है, ठीक है, पुनः 589/17 इक्वल टू 34 + 11, तो यहाँ शेषफल 11 है। ठीक है, तो अब जो है वह संख्या 589 होगी जिसमें 13 एवं 17 से भाग देने पर क्रमशः 4 एवं 11 शेष बचेंगे। ठीक है, तो 13 और 17 से अगर भाग दे दिया जाए इसमें जो है 589 में, तो कितना बचेगा, 4 और 11 बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी ही सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 2 ग्रामों में रामपुर और श्यामपुर में पुरुष जनसंख्या 55% व महिला जनसंख्या 45% है। रामपुर में साक्षरता स्तर पुरुषों में 55% है और महिलाओं में 45% है।
श्यामपुर में यह दर पुरुषों में 45 और महिलाओं में 55 है, यानी उल्टा हो गया। ठीक है, प्रतिशत ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में प्रतिशत जो निकलेगा वो ग्राम रामपुर का साक्षरता स्तर ग्राम श्यामपुर से उच्च निकलेगा। जान ही रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए प्रश्न को, खुद ही समझ जाएंगे। रामपुर का जो साक्षरता स्तर, क्योंकि साक्षरता स्तर पूछा है, तो साक्षरता स्तर जो है रामपुर का श्यामपुर से अच्छा निकलेगा। ठीक है, रामपुर में कुल साक्षर होंगे 605 प्लस 405 की अगर बात की जाए तो 1010, और श्यामपुर में कुल साक्षर 495 प्लस 495 यानी 990। ठीक, तो रामपुर में साक्षरता दर 50.5% होगी और श्यामपुर में साक्षरता दर 49.5% होगी, कुछ कम है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सॉरी, अनुक्रम एक्स बी जेड वी डी वाई टी एफ एक्स आर एच डब्ल्यू, तो आप पूछा है कि अगली संख्या कौन होगी अनुक्रम में। ठीक है, तो एक्स बी जेड वाई डी, देखिए एक एक संख्या बढ़ा रहा है, बी के बाद यहाँ सी नहीं है तो डी आ गया है, डी के बाद ई नहीं है तो एफ आ गया है, एफ के बाद जी नहीं है तो एच आ गया है। ठीक है, इसी तरह एक्स के पहले वी के पहले टी के पहले आर, इसी तरह जेड के पहले वाई के पहले एक्स के पहले डब्ल्यू, इस तरह संख्याएं जो है बढ़ रही। तो इसमें से अगली संख्या जो है क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी पी जे वी। चाहे ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि डब्ल्यू के पहले क्या आएगा, यू वी। ठीक है, और एच आई फिर जे आएगा, फिर उसके पहले क्या आएगा, उसके पहले पी आएगा, क्योंकि एक एक संख्या एक्स्ट्रा हो रही है। ठीक है, ये देख ही रहे हैं, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला के अंत में कौन सी संख्या आएगी, तो इसमें से जो श्रृंखला आएगी वो आएगी 88। कैसे, 13, 23, 34, 46, 59, 73 के बाद 83 कैसे आएगी, ये ध्यान से देख लीजिए। तो इन सब में जो है 10-10 जुड़ता जा रहा है। ठीक है, पहले 10 जुड़ा, 13, 10, 23, फिर 11 जुड़ा, 23, 11, 34, फिर 34, 12 जुड़ा, 46, फिर 46, 13 जुड़ा, 59, फिर 59 में 14 जुड़ा, 73, और फिर 73 में 15 जुड़ेगा। ठीक है, प्लस 15 कर देंगे तो हमारा जो है 88 निकल के आएगा। ठीक, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्लस और भाग तथा 2 और 5 को आपस में बदलते हुए 8 + 4 × 5 भागे 2 - 3 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न हर साल आते हैं, एक प्रश्न तो जरूर आता है, तो जान लीजिए ये कैसे सॉल्व होगा। अब ये पूछ रहा है कि जो है प्लस और भाग का जो है चिन्ह बदल दिया जाए, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, 8 भागे 4, उसके बाद गुणे, क्योंकि गुणा तो वही जगह है, गुणे आपका 2 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाग की जगह जो है गुणे का चिन्ह हो जाएगा, है ना, तो -3 हो गया। तो अब ये इसको निकालना है तो कितना हो जाएगा, 8 भागे 4 बचा 2, 2 × 2 प्लस 5 -3, तो कितना निकल के आएगा, 4 + 5 -3, फिर कितना हो जाएगा, 9 - 3 = 6। ऑप्शन में 6 है, हाँ बिल्कुल है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है, पेस्टर शब्द के अंतिम 5 अक्षरों में से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, तो उसमें से 4 अक्षर बनाए जा सकते हैं। कौन कौन से, पहला मूल शब्द है पेस्टर, PESTER। फिर अब ये पूछ रहा है कि अंतिम 5 अक्षरों में से कितने बनाए जा सकते हैं, तो पहला बनेगा एस्टर, ESTER। ठीक है, फिर बनेगा रीसेट, RESET, रीसेट। ठीक है, फिर बनेगा जो है स्टीर,
STEER, ठीक। फिर बनेगा हमारा ट्रीज, TREES, ट्रीज, ठीक है। तो 4 शब्द हमारे बनेंगे रेस्टर से, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राम उत्तर पश्चिम 4 किलोमीटर पैदल चलता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम जाता है। प्रस्थान बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वो चलना शुरू करे, कोई मान लीजिए राम ओ बिंदु से चलना शुरू करे, कोई बिंदु बना लेते हैं ओ बिंदु, ठीक है। अब वो चलना शुरू कर रहे हैं तथा बिंदु ए पर वो 4 किलोमीटर चलने के बाद पहुंचता है, ठीक है। ये मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। अब ये कोई ओ बिंदु है। अब कहता है कि राम उत्तर पश्चिम में 4 किलोमीटर पैदल चलता है, तो उत्तर पश्चिम का बीचों बीच हो जाएगा इधर, तो ये यहाँ 4 किलोमीटर पहुँचे, ठीक है। अब और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, अब दक्षिण पश्चिम में जाने के लिए वो इधर जाएगा, ठीक है। तो 4 किलोमीटर यहाँ पहुँचा, 3 किलोमीटर यहाँ पहुँचा, ठीक। अब ये स्थान मान लेते हैं बी है, ठीक है। और जहाँ 4 किलोमीटर पहुँचा वो स्थान मान लेते हैं ए है, ठीक। अब पूछा है प्रस्थान बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। बहुत आसान है, तो प्रस्थान बिंदु से जो है वो हो जाएगा 5 किलोमीटर दूरी पे। कैसे? बिल्कुल आसान है। मान लेते हैं कि कोण ओ ए बी बराबर 90 डिग्री, ठीक। अब समकोण जो होता है उसमें जो समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो उत्तर क्या निकल के आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर √9 प्लस 16। कैसे? ये 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो दोनों कितना हो जाएगा, 16 9 25। तो ओ बी बराबर √25, 25 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा, 5 5 25। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारे करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न रहेंगे, देखते चलें। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार दिया गया है उड़ीसा को, ठीक है। MSME विभाग उड़ीसा सरकार को MSME क्षेत्र के संवर्धन और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया। राज्य ने MSME के विकास के लिए की गई विभिन्न विकासात्मक पहलों के आधार पर यह पुरस्कार जीता है। बिहार दूसरा, हरियाणा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। वहीं तमिलनाडु के विरुधुनगर, राजस्थान के करौली और कालाहांडी ने MSME क्षेत्र के प्रचार और विकास में महत्वाकांक्षी जिलों में क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार हासिल किया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है। तो वो खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने 41वीं बार की चैंपियन मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी में खेले गए फाइनल मैच में मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी जीतने वाली 20वीं टीम बन गई है। मध्य प्रदेश के कप्तान आदित्य श्रीवास्तव और मुंबई के कप्तान पृथ्वी शॉ थे, ठीक है। रणजी ट्रॉफी पहली बार 1934 में खेला गया, ठीक है, यह जरूर याद रखिएगा। तो पहली बार कब खेला गया? 1934 में। रणजी ट्रॉफी का नाम महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। वह 1907 से 1933 तक भारत में नवानगर, वर्तमान में जिसे जामनगर कहते हैं, स्टेट के महाराजा रहे, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह भारत के पहले क्रिकेटर थे
जिन्हें इंग्लैंड की क्रिकेट टीम से खेलने का मौका मिला था। रणजीत सिंह के निधन के बाद 1934 में उनके नाम पर भारत में घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का शुरुआत हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को। ठीक है, प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और वैश्विक साझेदारी द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगर तंबाकू दिवस के थीम की बात की जाए 2022 की, क्योंकि अभी तो 31 मई आना बाकी है। ठीक है, और एग्ज़ाम हमारा जो है PCS का अभी, जैसे आज की डेट क्या है, आज की डेट है 14, तो अभी PCS का एग्ज़ाम हमारा होगा 14 मई को, आज 14 अप्रैल है, और 31 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो मैं पिछले साल की जो थीम रही है 2022 की वो बता रहा हूँ, टोबैको इज़ किलिंग अस एंड अवर्स प्लैनेट। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य तंबाकू के हानिकारक उपयोग एवं प्रभाव के विषय में जागरूकता का प्रचार करना तथा तंबाकू के किसी भी रूप में उपयोग को हतोत्साहित करना है। सर्वप्रथम वर्ष 1987 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने 7 अप्रैल को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में घोषित किया। इसके पश्चात वर्ष 1988 में प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाने का आह्वान किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है? तो ये पूछ रहा है प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना की राशि कितनी है। तो इसकी राशि जो है 436 रुपये, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि है तो 20 रुपये। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। यानी इस योजना के प्रीमियम का 1 जून 2022 से 330 रुपये से बढ़ाकर 436 रुपये प्रतिवर्ष किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रीमियम को 67% बढ़ाकर 20 रुपये सालाना किया गया है। अब तक इस योजना में प्रीमियम 12 रुपये प्रतिवर्ष था, लेकिन अब 20 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही है। इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए कि जो ये योजना है ये दुर्घटना के साथ साथ सामान्य मृत्यु पर बीमा भी देती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। पहला कथन हमारा कहता है हाल ही में तेलंगाना राज्य के बैक टावर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई है। गलत है। क्यों? क्योंकि ये तेलंगाना में नहीं शुरू की गई है। ये टाटा ग्रुप की बिजली कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम ने केरल के बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना यानी 101.6 मेगावाट पीक शुरू की है। तो ये केरल में है, ना कि तेलंगाना में। ये जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, अगला है टाटा ग्रुप की बिजली कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम ने यह परियोजना शुरू की है। तो ये तो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही नहीं है पूछा है। ठीक है, पहला है वर्ष 2023 में G20 की बैठक भारत के जम्मू एवं कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की गई थी। ये तो सही है। G20 समूह विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि, यूरोपियन यूनियन एवं 19 सदस्यों का एक औपचारिक समूह है। यह भी सही है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। असत्य पूछा है तो डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सत्य हैं। ठीक है, दोनों सत्य हैं, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावशाली समूह G20 की बैठक 2023 में भारत के जम्मू कश्मीर में होगी। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा केंद्र द्वारा अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के तहत तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को प्राप्त विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया, और यह इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाला यह बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है।
G20 समूह विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि, यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। G20 समूह के पास स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता है। G20 समूह दुनिया की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाएं वाले देशों के साथ लाता है। यह वैश्विक व्यापार का 75%, वैश्विक निवेश का 85% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% तथा विश्व की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कांतार ब्रांड जेड रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड कौन सा है? तो भारत का सबसे वैश्विक मूल्यवान ब्रांड है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, कांतार ब्रांड जेड जो है 2022 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड रिपोर्ट के अनुसार 4 भारतीय कंपनियां, पहली है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS, HDFC बैंक, फिर उसके बाद है इन्फोसिस और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC शीर्ष 100 वैश्विक सबसे बड़े ब्रांडों में शामिल है। ठीक है, एप्पल ने 947.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ अपने पहले ट्रिलियन डॉलर ब्रांड बनने के लिए अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। इसके बाद गूगल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट का स्थान है। TCS भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड था जो कि सूची में 46वें स्थान पर रहा। ठीक है, फेसबुक जिसने हाल ही में अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया है 8वें स्थान पर है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये हवाई अड्डा बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यहाँ 1 जून से केवल जल सौर ऊर्जा इस्तेमाल की जा रही है। इस एयरपोर्ट पर 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य पाने की दिशा में बड़ा कदम है। हवाई अड्डे की कुल बिजली की 6% ऊर्जा एयर साइड और कार्गो टर्मिनलों की छत पर लगे सोलर पैनल से होती है। वहीं जल ऊर्जा से शेष 94% बिजली मिल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सशस्त्र बल है भारतीय नौसेना। ऑपरेशन संकल्प है क्या, तो ये जानना जरूरी है। तो ऑपरेशन संकल्प है जून 2019 को ओमान की खाड़ी में व्यापारी जहाज़ों पर हुए हमले के बाद खाड़ी क्षेत्र में खराब होती सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना ने हॉर्मुज जलसंधि से गुजरने वाले भारतीय ध्वज धारक पोतों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 19 जून 2019 को खाड़ी क्षेत्र में ऑपरेशन संकल्प नामक समुद्री सुरक्षा कार्य शुरू किया। INS तलवार यानी F-14 भारतीय नौसेना के तलवार श्रेणी के युद्धपोतों का प्रमुख जहाज है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है, या तो पूछा जा सकता है जो है ये आपका जो ओमान की खाड़ी है ना और फारस की खाड़ी, ये दोनों के बारे में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वर्ण भंडार के कारण जमुई नामक स्थान चर्चा में रहा है या किस राज्य में है? तो जमुई आपका है बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने अब भारत के सबसे बड़े सोने के भंडार के रूप में कहे जाने वाले अन्वेषण के लिए अनुमति देने का फैसला किया है। ठीक है, बिहार सरकार ने 1 महीने के भीतर G3 यानी प्रारंभिक चरण की खोज के लिए एक केंद्रीय एजेंसी या एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की संभावना है। यह कहते हुए कि कुछ क्षेत्रों में G2 यानी सामान्य अन्वेषण भी किया जा सकता है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से कथन सही नहीं है पूछा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही नहीं है। पहला है, अक्सर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में चर्चा में रहने वाली ग्रे लिस्ट का संबंध अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से है। नहीं, बिल्कुल गलत है। जो है ये जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जर्मनी के बर्लिन में 3 दिन चल रहे अधिवेशन में पाकिस्तान को बड़ी राहत दी है। इसका क्या कारण क्या है? उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने का फैसला किया है। FATF अक्टूबर 2022 में पूर्ण सत्र के दौरान इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकता है। FATF के अनुसार पाकिस्तान ने शर्तों को पूरा किया है
उसने अपने फैसले को ऑन साइट विजिट की भी बात कही। ऑन साइट विजिट का मतलब है एफएटीएफ पाकिस्तान के काम से संतुष्ट है। पाकिस्तान जून 2018 से लगातार एफएटीएफ की लिस्ट ग्रे लिस्ट में है। एफएटीएफ एक अंतर सरकारी निकाय है जिसे 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था। 9/11 के हमलों के बाद अक्टूबर 2001 में जो है 2011 में आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के प्रयासों को शामिल करने के लिए अपने जनादेश का विस्तार किया। ठीक है, उसके बाद भारत 2010 से एफएटीएफ का सदस्य है। इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD मुख्यालय में है। ठीक है, मार्च 2022 तक कुल 23 देश ग्रे लिस्ट में थे, जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ सीरिया, तुर्की, म्यांमार, फिलीपींस, साउथ सूडान, युगांडा और यमन आदि शामिल हैं। लेकिन अब इस लिस्ट से पाकिस्तान का नाम हट गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो है दूसरा सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला गलत है, पूछा सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ठीक है, कथन सही है ये पूछ रहा है। पहला कथन है, प्रत्येक वर्ष 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह 6वां संस्करण है। तो जो है 21 जून को दुनिया भर में मनाया तो जाता है, लेकिन ये 6वां संस्करण नहीं है बल्कि 8वां संस्करण है। ठीक है, कौन सा? 8वां संस्करण है। तो जो है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। पहला हमारा गलत है, पूछा है कौन सा सही है। इस वर्ष की थीम मानवता के लिए योग है, योग फॉर ह्यूमनिटी, तो दूसरा सही है। तो ऑप्शन 2 भी हमारा हो जाएगा। और इसके अलावा जान लीजिए 21 जून को सूर्य जो है कुछ शीघ्र उगता है तथा देर से डूबता है। भारतीय परंपरा के अनुसार जो है ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, जिसके बाद 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। ठीक है, वर्ष 2014 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के 69वें सत्र के दौरान जो है भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार प्रस्तावित किया था। वर्ष 2015 में नई दिल्ली में राजपथ पर आयोजित पहले योग दिवस समारोह के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी तरह देखते हैं सारे प्रश्नों को। अगला प्रश्न है हमारा, नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पे है? तो भारत है जो है तीसरे स्थान पे। कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे। ठीक, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा पदक राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो ये रहा हरियाणा। ठीक है, हाल ही में खेलो इंडिया युवा खेल जो है 2021 का समापन हरियाणा के पंचकुला के इंद्रधनुष सभागार में हुआ। हालांकि इसका जो है 13 जून को जो है ये हुआ था, 4 से 13 जून 2022 को। तो याद रखिएगा इसका शुभांकर धाकड़ था। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार 5 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। इनमें से गतका है, कलारी पैट्टू है, थांगता है, मलखम्ब है और योग है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 19वां शांग्री ला डायलॉग यानी एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेज़बान है? तो ये मेज़बान है सिंगापुर। कौन सा? सिंगापुर। 10 जून से 12 जून तक सिंगापुर में 19वें सांग्री ला डायलॉग का आयोजन किया गया। इस वार्षिक सम्मेलन में इंडो पैसिफिक क्षेत्र के करीब 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री, सैन्य कमांडर और स्कॉलर्स ने हिस्सा लिया। भारत की तरफ से नौसेना की पूर्वी कमान के कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो इसे 2002 में ब्रिटिश थिंक टैंक IISS द्वारा सिंगापुर सरकार के समर्थन से लॉन्च किया गया था। सांग्री ला डायलॉग को आधिकारिक तौर पर एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था दाओस में। कहाँ पे? दाओस में।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 22 से 26 मई 2022 तक स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में अपनी वार्षिक बैठक 2022 आयोजित किया। ठीक है, महामारी की सुरक्षा के बाद से यह पहला वैश्विक इन पर्सन लीडरशिप इवेंट था। WEF की वार्षिक बैठक 2022 की थीम थी वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? तो उसने घोषणा गुजरात में की थी। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट जो बैंक होते हैं उनको ज़रूर पढ़ के एग्ज़ाम में जाना चाहिए, इकोनॉमिक्स में उससे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने जो है अपना कहाँ कार्यालय खोला है? गुजरात में खोला है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है ब्रिक्स देशों द्वारा। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने की थी। इसका मुख्यालय शंघाई में है और साथ साथ यह बैंक जो है औपचारिक रूप से जुलाई 2015 में खोला गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो है ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। पहला कथन हमारा है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने कोटा राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा के पणजी में मांडवी नदी के तट पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया। तो कहाँ पे? गोवा के पणजी में मांडवी नदी के तट पे, ना कि कोटा राजस्थान में। ठीक है, तो हमारा पहला गलत है। दूसरा, इस संग्रहालय का नाम धरोहर है, तो दूसरा हमारा सही है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा या डी हो जाएगा, केवल पहला जो कि सही नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो ये लोकपाल नियुक्त किया गया है NJ ओझा को। किसको? NJ ओझा को। हाल ही में NJ ओझा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। ओझा के पास मनरेगा कर्मचारियों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने, उन पर विचार पुरस्कार देने की शक्ति है। ठीक है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है, ये जरूर याद रखेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कौन सा देश भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो वो देश है थाईलैंड। थाईलैंड जो है, थाईलैंड में अब गांजा, भांग, मैरिजुआना रखना और उसकी खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, क्योंकि हाल ही में वहाँ की सरकार ने इसे वैध घोषित कर दिया है। सार्वजनिक तौर पर धूम्रपान के रूप में इसका उपयोग अभी भी वर्जित है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित थाईलैंड, जो कि मादक पदार्थों और ड्रग्स से संबंधित सख्त कानूनों के लिए जाना जाता है, इस प्रकार का कदम उठाने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। वर्ष भर उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले थाईलैंड का भांग, गांजा, कैनबिस के साथ एक लंबा इतिहास रहा है, जिसे स्थानीय लोग आमतौर पर पारंपरिक औषधियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे जो है 35 प्रश्न। ये टेस्ट खत्म होता है, अगला टेस्ट जो है जल्दी शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 35 प्रश्न को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा हमारी PCS मंत्रा की टेस्ट सीरीज चल रही है, GS वर्ड की भी चल रही है, वो जाके देख सकते हैं। चैनल पे बहुत ज़्यादा कंटेंट है जो आप प्रीलिम्स के लिहाज से देख सकते हैं। ठीक है, कम्युनिटी टैब में जाके आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं जो आपकी ज़रूरत की है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।